नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का हमारे कार्यक्रम पैसों की बात में। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे कार्यक्रम में। आपको पता ही है कि हमारे अतिथि, हमारे गुरु, हमारे गेस्ट जो लगातार हर एपिसोड में हमारे साथ होते हैं, जिनका नाम है सीए दिवाकर जग्गा। एक बार फिर से हम सर का स्वागत करते हैं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आज कार्यक्रम में बात करने से पहले आप सभी दर्शकों को मैं बता दूं कि हमारे इस YouTube वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आप जाकर हमारे टेलीग्राम लिंक पे आप जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, चैनल से जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल से। और टेलीग्राम चैनल से जुड़कर आप लगातार हमारे एक्सपर्ट्स के माध्यम से आप नए नए इंफॉर्मेशन से अपडेट ले सकते हैं, उनसे आप जुड़ सकते हैं। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और आज जो हमारा विषय है, जो सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट पे हम बात करने जा रहे हैं, वो है क्रिप्टो मार्केट में बिटकॉइन के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को हमने जानना है। हमने प्रीवियसली पिछले एपिसोड्स में लगातार हमने इसके फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को समझा है। हमने ये समझा है कि इसमें किस तरीके से हम ट्रेडिंग करते हैं और क्या क्या चीजें हैं जो हमें जानना चाहिए या हमने जाना भी है। आज हम बात करेंगे इसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स की। तो सर, हम टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे बात करते हुए जो आज का हमारा सबसे पहला जो प्रश्न होगा आपसे, ये कि हमारे दर्शक जो हैं आपसे ये जानना चाहेंगे कि इसमें ऐसे बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज हैं जो लगातार दर्शकों के बीच में एक रूमर्स, एक कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो उन सारे टर्मिनोलॉजीज को आप आज हमारे दर्शकों के सामने क्लियर करने का प्रयास कीजिए कि और वो उन्हें समझ में आ जाए। जी हाँ जी पुरुषोत्तम जी। तो अभी मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि पिछले कुछ एपिसोड्स में हमने बिटकॉइन के फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को डिस्कस किया था कि फाइनेंशियली बिटकॉइन है क्या। जी, तो उसका थोड़ा सा हम अभी एक क्विक रिकैप कर लेंगे। जी जरूर। और फिर उसके बाद हम इसका टेक्निकल एस्पेक्ट डिस्कस करेंगे आज कि ये कंप्यूटर में जब ये ब्लॉकचेन पे काम करता है तो ये कैसे काम करता है। तो एक हल्का सा हम इसका पहले रिकैप लेते हैं। जरूर। कि जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था पिछले एपिसोड्स में भी, अगर आपने नहीं देखा तो एक बार उनको देख लें। हाँ जी। तो अब अगर हम इसमें जाते हैं तो हम देखते हैं कि पिछले 8-10 हज़ार साल में मनी का जो शेप है वो चेंज होता रहा है। पहले ये बार्टर सिस्टम था, फिर ये सीशेल सिस्टम आया, उसके बाद गोल्ड कॉइन आया, सिल्वर कॉइन आया, अदर मेटल के कॉइन आए। तो इस तरह ये जो है मनी का जो सिस्टम है चेंज होता गया। कुछ जो है मनी ओवर एफिशिएंट होगी, सिस्टम से बाहर होगी, कुछ अंडर एफिशिएंट होगी, वो सिस्टम से बाहर होगी। ये सारा हमने एक पिछले एपिसोड्स में डिस्कस किया था। फिर हमने एक गोल्ड और बिटकॉइन का कंपैरिजन बनाया था कि कैसे गोल्ड जो है बिटकॉइन जो है वो गोल्ड से सुपीरियर रहता है। जी, तो इस तरह हमने इसके फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को डिस्कस किया था। और एक इसका हमने टोटल क्वांटिटी को डिस्कस किया था कि इसका जो टोटल क्वांटिटी है वो 2 करोड़ 10 लाख होने वाला है किसी टाइम में। और इसका जो आज की डेट में सर्कुलेटिंग जो क्वांटिटी है या सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो 1 करोड़ 88 लाख बिटकॉइन है। और मार्केट में जो अभी सप्लाई आना बाकी है वो 22 लाख है बिटकॉइन, जिसको आने में अभी आपका 120 साल हो जाएंगे। जी। तो ये इसका था फाइनेंशियल पार्ट। आज हम इसको डिस्कस करेंगे कि ये टेक्निकली काम कैसे करता है। जब ये ब्लॉकचेन पे हम इसको यूज करते हैं तो ये ब्लॉकचेन में क्या कर रहा होता है, इसको हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम फिर से इसका थोड़ा 2008 में चलेंगे। 2008 में अगर आपको याद होगा पुरुषोत्तम जी कि यूएसए में उस टाइम एक मॉर्टगेज क्राइसिस आया था। बहुत सारे जो होम लोन अकाउंट्स थे वो कोलैप्स कर गए थे। और फिर उसके बाद और फाइनेंशियल मेस बहुत हुआ था। और उसके बाद लेमन ब्रदर्स ने बैंकरप्सी के लिए भी फाइल कर दिया था। तो उस टाइम बेसिकली हुआ क्या था, लोगों का जो ये प्रोमिसरी नोट सिस्टम है या ये जो फाइनेंशियल सिस्टम है जिसमें बैंक्स होते हैं, अदर इंटरमीडियरीज होते हैं, इन पे लोगों का विश्वास उठने लग गया था। क्योंकि ये इतना एक भयंकर वाला फाइनेंशियल मैस उस टाइम हुआ था, तो वो एक प्रॉब्लम बन गया था। तो उसी 2008 ईयर में जो हम जिनकी बात करते हैं, मिस्टर सातोशी नाकामोटो, उन्होंने बिटकॉइन को कंसेप्चुलाइज किया। एक पेपर बनाया और 2009 में ये सर्कुलेट होना शुरू हुआ।
तो अब ये जो सातोशी नाकामोटो हैं, इनको आज तक कोई ढूंढ नहीं पाया। ये भी हमने पहले डिस्कस किया था। उनको ढूंढने की बहुत कोशिशें भी की गई, लेकिन वो कभी मिल नहीं पाए जी। तो अब उसके बाद लोगों ने ये एक्सेप्ट कर लिया कि चलो जो भी वो थे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो इसका बिटकॉइन का सोर्स कोड है वो ओपन है। यानी कि एक वेबसाइट है गिटहब, उस पे आप इसका सॉफ्टवेयर जो है वहाँ देख सकते हैं, इसकी कैसे काम करता है, वो सारा कुछ डॉक्यूमेंटेड है। तो अब सातोशी नाकामोटो कौन थे, या वो कितने पढ़े लिखे थे, या वो क्या सोच रहे थे, उससे अब कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब बिटकॉइन एक सिस्टम है, वो ब्लॉकचेन पे चल रहा है, और हम ही जैसे लोग मिल के इसको चला रहे हैं। तो अब 2008 में जब ये फाइनेंशियल मैस हुआ, तो उसके पीछे कारण क्या था कि एक लोगों का ट्रस्ट होता है, वो ट्रस्ट को इन्होंने ब्रीच किया। इन फाइनेंशियल जो इंटरमीडियरीज थे, बैंक्स थे, इन्होंने ट्रस्ट को ब्रीच किया जी। तो अब 2008 में जब सातोशी नाकामोटो ने इसको कंसेप्चुलाइज किया, तो उन्होंने इनके दिमाग में ये आया कि मैं इसमें से ट्रस्ट को ही निकाल देता हूँ, इसको हम एक डिसेंट्रलाइज्ड बनाते हैं। और जैसे पेपर मनी या प्रोमिसरी नोट सिस्टम में, या जो नोट हम यूज करते हैं, उसको छापने की पावर एक जगह सेंट्रलाइज्ड होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जी। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, अब मैं ये जो बिटकॉइन की जो सिस्टम होगा उसको मैं डिसेंट्रलाइज्ड करूंगा। यानी कि बहुत सारे लोगों के पास इसको चलाने की ताकत होगी, एक आदमी नहीं चलाएगा, क्योंकि जब पावर का सेंट्रलाइजेशन होता है तो करप्शन जो है उसमें नेचुरली घुस जाती है। तो उन्होंने इसको डिसेंट्रलाइज्ड कर दिया और पीयर टू पीयर रखा। पीयर टू पीयर मतलब इसको आप भी चला सकते हैं, मैं भी एक सिस्टम लगा के इसका पार्ट बन सकता हूँ। तो हम सारे लोग, हमारे जैसे ही लोग मिलके बिटकॉइन को चलाते हैं। तो इस तरह जो है बिटकॉइन जो है इजाद में आया। अब हम इसकी बात करते हैं कि ये जब ब्लॉकचेन पे काम करता है तो ये कैसे करता है। तो 2008 में सातोशी नाकामोटो ने एक इसका फर्स्ट ब्लॉक बनाया। ये जैसे मान लीजिए इसको हम ब्लॉक मान लेते हैं। जो आपका ये ब्लॉकचेन है वो बेसिकली एक लेजर होती है। लेजर जो बही खाता हम रखते हैं, इससे ये लेना, इससे ये देना। तो ये जो ब्लॉकचेन है वो उसको लेजर भी आप बोलते हो कि एक लेजर है। अब उसमें जो ये पहला ब्लॉक था, अब उसमें अपना ब्लॉकचेन में होता क्या है कि हर जो अगला ब्लॉक बनता है उसमें पिछले ब्लॉक का रेफरेंस होता है। लेकिन जब सातोशी नाकामोटो ने पहला ब्लॉक बनाया, अब वो पहला था तो उसमें पिछले की कोई रेफरेंस नहीं हो सकती थी, तो उसको जेनेसिस ब्लॉक बोला जाता है। हाँ जी। वो आज आप भी उसको आप आज भी वहां देख सकते हो बिटकॉइन सिस्टम पे जाके, वो जेनेसिस ब्लॉक आज भी वहां एग्जिस्ट कर रहा है। यानी कि इस जेनेसिस ब्लॉक में इससे पिछले ब्लॉक का रेफरेंस नहीं है। यहाँ सातोशी नाकामोटो ने कुछ फाइनेंशियल मैस सिस्टम के बारे में लिखा कि किस तरह सरकारों ने मैस किया और हमने ये सिस्टम को बनाया। तो ये पहला जेनेसिस ब्लॉक था। और उसके बाद अब जब एक हम ब्लॉकचेन की बात करते हैं तो इसका जो बैकबोन होते हैं, इसकी जो रीढ़ की हड्डी होते हैं, वो इसके माइनर्स होते हैं जो बिटकॉइन को माइन कर रहे हैं जी। तो अब माइनर जो हैं वो एक जगह नहीं बैठे हैं, वो अक्रॉस द ग्लोब बैठे हुए हैं और सबके पास अपने अपने कंप्यूटर सिस्टम है जी। और वो अपने कंप्यूटर सिस्टम में उस पे वो काम कर रहे हैं। अब उसमें काम क्या करते हैं, ये पहला जेनेसिस ब्लॉक बनने के बाद अब जो माइनर्स हैं उनके दो काम हैं। एक तो बिटकॉइन में जितनी भी ट्रांजैक्शन हो रही है उनको ब्लॉक पे लिखते जाना, नोट डाउन करना। हाँ, नोट डाउन करना। तो ये उनको नहीं करना है। ये जो सॉफ्टवेयर वो लगाते हैं, जो कंप्यूटर वो लगाते हैं, वो सारा काम कंप्यूटर अपने आप करता है ऑटोमेटिकली जी। तो वो इस पे अपनी ट्रांजैक्शन को लिखते रहते हैं। अब मान लीजिए पूरे वर्ल्ड में मान लीजिए 2 लाख के अराउंड नोड चल रहे हैं। मैं एक एस्टिमेट बता रहा हूँ, ये कोई एक्चुअल फिगर नहीं है। मान लीजिए उसमें 2 लाख के करीब नोड चल रहे हैं। तो हर नोड पे ये आपका एक बिटकॉइन जो है क्लाइंट है, जिसको नोड बोलते हैं, वो बिटकॉइन क्लाइंट है, वो जो बिटकॉइन सिस्टम से जुड़ा होता है। तो हर बंदा जो है वो हर सिस्टम अपना अपना उस पर ट्रांजैक्शन को लिखे जा रहा है। मान लीजिए आपने अपने वॉलेट से मेरे वॉलेट में ट्रांसफ़र किया, वो यहाँ लिख दिया जाएगा। फिर मैंने अपने वॉलेट से किन्हीं और को ट्रांसफ़र किया, वो लिख दिया। तो इस तरह 1 मिनट में
लाखों ट्रांजैक्शन होती हैं, तो वो सारे उस ब्लॉक पे लिखी जा रही है। अब ब्लॉक पे लिखना बहुत आसान है, लिखने में कोई ज्यादा समय नहीं लगता है जी। लेकिन लिखने के बाद उस ब्लॉक को एक हेडर देना होता है। इस पे यहाँ आप एक हेडर देते हो ताकि उस ब्लॉक की पहचान हो जाए जी। क्योंकि अब इसमें पीछे बहुत सारे ब्लॉक बने हुए हैं जो ऑलरेडी हेडर के साथ वहाँ लग चुके हैं। तो ये जो हेडर निकालने की जो प्रोसेस होती है, बेसिकली इसमें बहुत ब्रूट जो है एनर्जी लगती है, बहुत सारा एनर्जी इसमें, और बहुत सारा कैलकुलेशन आपको परफॉर्म करना पड़ता है। तो वो कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए बहुत सारा उसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी भी लगता है, बहुत सारा इलेक्ट्रिसिटी का उसमें कंजम्पशन होता है। फिर अगर हम नॉर्मल सीपीयू वाले सिस्टम पे करने की कोशिश करें तो ये अब गर्म होके जल जाएंगे, इतना ज़्यादा उसमें कैलकुलेशन जो है इन्वॉल्व होता है। तो अब आपने सारा ट्रांजैक्शन किसी भी माइनर ने इस पे लिख दिया जी। अब वो उसका हेडर ढूंढने की कोशिश करता है। तो हेडर ढूंढने के लिए बहुत फोर्स लगती है, कंप्यूटर की कैलकुलेशन पावर लगती है जी। तो वो जैसे ही जितने सारे लगे हुए हैं नोड्स, वो सब अब अपना इसको क्लाइंट ब्लॉक बोलते हैं जी। नहीं सॉरी, कैंडिडेट ब्लॉक बोलते हैं। तो ये कैंडिडेट ब्लॉक होता है, इस पे आपने सारा ट्रांजैक्शन लिख दिया, अब आप इसका हेडर ढूंढ रहे हो। इसी तरह जितने भी वर्ड में सिस्टम चल रहे हैं, सब ने अपने अपने ब्लॉक लिख रखे हैं और वो इसका हेडर ढूंढ रहे हैं। हेडर में बहुत सारा एनर्जी लगता है, जैसे मैंने आपको बताया था। जैसे ही आप हेडर ढूंढ लेते हो, वो आप इस पे लगाते हो और बिटकॉइन जो सिस्टम है उस पर एक आप डिक्लेयर करते हो, एक आप अनाउंसमेंट करते हो कि मेरा जो है ब्लॉक पूरा हो गया है। तो जितने भी सिस्टम अराउंड द वर्ल्ड चल रहे हैं वो उस ब्लॉक को वैलिडेट करते हैं, वो उसको देखते हैं, वो कहते हैं हाँ ये वैलिड है, तो इसको ब्लॉकचेन में जोड़ दिया जाता है। तो इस तरह ये जेनेसिस ब्लॉक था, मान लीजिए, जो स्टार्टिंग में इन्होंने सातोशी नाकामोटो ने शुरू किया। उसके बाद इसमें ब्लॉक पे ब्लॉक जुड़ते जा रहे हैं, डिफरेंट माइनर्स जो हैं वो ब्लॉक्स इसमें जोड़ते जा रहे हैं जी। देखिए, माइनर्स ब्लॉक बनाते हैं, माइनर्स उसमें ब्लॉक पे लिखते हैं और उसका हेडर बनाते हैं, फिर वो उसको बिटकॉइन सिस्टम पे डिक्लेयर करते हैं, अनाउंस करते हैं कि मेरा ब्लॉक बन गया है और मैंने इसका हेडर भी ढूंढ लिया है। तो जितने भी अब बिटकॉइन के नोड चल रहे हैं वो मेजॉरिटी से उसको पास करते हैं। तो अब यहाँ देखिए, पावर एक आदमी के पास नहीं है, यहाँ मेजॉरिटी के साथ डिसेंट्रलाइज्ड है। यहाँ मेजॉरिटी इसको अप्रूव करती है कि हाँ ये ब्लॉक वैलिड है, इस पे जो ट्रांजैक्शन लिखी गई है वो वैलिड है और इसमें डबल स्पेंडिंग इंक्लूड नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि एक डाइवर्सिटी है, डिफरेंट रीजन और अलग अलग कंट्रीज के लोग इसमें, मतलब एक लाइक इंटरनेशनल करेंसी जैसा काम कर रहा है। ये आपने बहुत अच्छी बात कही पुरुषोत्तम जी। अब यहाँ मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा कि आप जब आप किसी को बिटकॉइन की बात करते हैं तो वो आपको हमेशा यही बोलेंगे, अरे ये तो खत्म हो जाएगा, अरे ये तो ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ जितना का हम लोगों ने समझा है, आगे इसको और भी बहुत डीप में डिस्कस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो अब आपसे अगर ये कोई बात पूछता है कि ये खत्म हो जाएगा या आपको बोलता है ये खत्म हो जाएगा, तो आप उनसे सिर्फ दो प्रश्न पूछेंगे कि बिटकॉइन है क्या और ये कैसे खत्म हो जाएगा। तो वो आदमी आपको जवाब नहीं दे पाएगा। तो यहाँ मेरे दर्शकों से एक ये जरूर रहेगा, क्योंकि आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो ये कहेंगे कि बिटकॉइन खत्म हो जाएगा। तो आप उनसे सिर्फ दो प्रश्न पूछना कि बिटकॉइन है क्या और ये खत्म कैसे हो जाएगा, और ये आप यहाँ आज समझ लेंगे तो आप उनको भी समझाने लायक हो जाएंगे। और मुझे लगता है कि ये दोनों सवाल के जवाब देने के लिए अगर जो व्यक्ति इस पूरे सिस्टम को समझ गया और पूरे सिस्टम को जानेगा, समझेगा, तभी जाके इन सवालों का जवाब दे सकता है। और दूसरी बात यह है, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि अगर जो व्यक्ति इन पूरे सवालों का जवाब असल में उसको मालूम है, वो कभी नहीं कहेगा कि बिटकॉइन या फिर ये सिस्टम खत्म होगा जी। तो अब आप इसमें देखिए, अब हमने एक अजम्पशन लिया कि मान लीजिए अक्रॉस द ग्लोब 2 लाख जो है सिस्टम बिटकॉइन क्लाइंट चल रहे हैं या नोड चल रही है। अब हर नोड में, हर कंप्यूटर में बिटकॉइन का पूरा डाटा अवेलेबल है। 2009 से ये सर्कुलेशन में आना शुरू हुआ, तब से लेके आज के लास्ट सेकंड तक जी जितनी भी बिटकॉइन में ट्रांजैक्शन हुई है, जितनी भी वो सारी ट्रांजैक्शन पूरे 2 लाख कंप्यूटर में पूरी अवेलेबल है। और वो जो फाइल हर किसी को, हर जो भी बिटकॉइन सॉफ्टवेयर से जुड़ता है,
वो उस नोड को वो पूरी की पूरी फाइल अपने सिस्टम में डाउनलोड करनी पड़ती है, जो हार्डली 1/2 GB की होती है। ओके। तो जब आप उसको अपने सिस्टम में डाउनलोड कर लेते हो और आप एक वैलिडेटर उसमें बन जाते हो या आप एक माइनर बन जाते हो, तो आप भी उसमें माइनिंग का काम शुरू कर सकते हैं। सर, 2000 सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम मींस 2000 माइनर्स। हाँ, 2000 नोड्स, 2000 माइनर्स आप उसको बोल सकते हैं जी। तो अब अगर हमें ये बात समझ आ जाती है कि मान लीजिए अक्रॉस द ग्लोब 2 लाख सिस्टम में बिटकॉइन का पूरा डेटा है, जो कि एक आधे GB की फाइल है। अब उसमें से अगर 20,000 सिस्टम बंद भी कर दिए जाते हैं, तो क्या बिटकॉइन खत्म होगा? ये नहीं होगा। 20,000 खत्म कर दें आप, 30,000 सिस्टम बंद कर दें आप, 50,000 सिस्टम बंद कर दें, मैं कहता हूँ अगर एक भी सिस्टम चलता रह गया ना, तो ये बिटकॉइन चलता रहेगा। तो ये एक जो हम लोगों के दिमाग में एक गलत फहमी है या एक रूमर भर दिया जा रहा है कि ये बिटकॉइन खत्म हो जाएगा, ये बिटकॉइन खत्म नहीं होगा। अगर अक्रॉस द ग्लोब एक भी सिस्टम चलता रहा तो बिटकॉइन लाइव रहेगा। अब ये तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं है कि सारे सिस्टम एक बार में बंद हो जाएंगे, ये नहीं होंगे। इसमें मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल और देना चाहूँगा। अगर आपको ध्यान हो कि लोग जो हैं टोरेंट से आजकल फाइल्स डाउनलोड करते हैं, कुछ लोग मूवीज डाउनलोड करते हैं, कुछ लोग सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेते हैं। अब जो वो टोरेंट्स हैं वो डिसेंट्रलाइज सिस्टम पे काम करते हैं। तो अक्रॉस द ग्लोब उस टोरेंट पे छोटी छोटी फाइलें शेयर की जा रही हैं। तो अब मैं ये अगर कोई ये कहे कि ये बिटकॉइन खत्म हो जाएगा, तो जो टोरेंट नहीं खत्म हो पाया, जिसका कोई बहुत ज्यादा वजूद भी नहीं था, अब क्योंकि वो अक्रॉस द ग्लोब चल रहा है, उसी तर्ज पे बिटकॉइन भी अक्रॉस द ग्लोब चल रहा है। अगर आप टोरेंट नहीं खत्म कर पाए तो बिटकॉइन तो बहुत जायंट चीज है उसके मुकाबले। तो यहाँ हम एक दर्शकों को यहाँ समझाना चाहेंगे कि ये एक चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए, एक कॉन्फिडेंस आना चाहिए। इससे क्या होगा, आपका क्रिप्टो मार्केट में एक कॉन्फिडेंस बूम होगा कि जो हमें ये लोग कहते हैं या जिनको कुछ पता नहीं है लेकिन वो रूमर फैलाते हैं कि ये खत्म हो जाएगा, ये नहीं खत्म होगा। जब अगर पूरे वर्ल्ड में एक सिस्टम भी चलता रहा, एक नोड भी चलती रही, तो ये बिटकॉइन चलता रहेगा। तो अब हम अपने वापस ब्लॉकचेन पे आते हैं जी। तो अब दर्शकों को हम बता दें कि अभी तक हमने जिस तरीके से क्विक रिकैप लिया पिछले एपिसोड्स का, जिसमें हमने जाना कि किस प्रकार से मनी सिस्टम बढ़ते बढ़ते क्रांति होते होते आज हम एक ऐसे सिस्टम पे आप पहुंचे हैं जहां हम बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के रूप में उसे जान पा रहे हैं। उसके बाद हमने जाना कि किस प्रकार से ये बिटकॉइन टेक्निकल एस्पेक्ट्स इसके क्या क्या हैं और किस तरीके से ये टेक्निकली कार्य करता है। तो हमने जाना कि वर्ल्ड के डिफरेंट पोर्शंस में अलग अलग जगहों पर ऐसे सिस्टम्स लगे हैं, ऐसे माइनर्स हैं जो इसको डिसेंट्रलाइज वे में इसको रेगुलेट करते हैं, इसको चलाते हैं। तो सर हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपसे फिर से वो ब्लॉकचेन का जो प्रोसेस है किस तरीके से वो कार्य करती है उस पे हम आपका विचार। तो यहाँ हमने एक चीज डिस्कस किया कि इस तरह ब्लॉक लिखे जा रहे हैं और उनका हेडर ढूंढने के लिए पावर लगती है, और जब वो ब्लॉक को बिटकॉइन सॉफ्टवेयर पे डिक्लेयर कर दिया, अनाउंस कर दिया जाता है, तो मेजॉरिटी उसको पास करती है, तो वो ब्लॉकचेन में जाके जुड़ जाता है। तो इस तरह ये बनते हैं। अब इसमें एक और चीज आती है, जब हम डिस्कस करते हैं कि चलिए आज 2 लाख सिस्टम चल रहे हैं, तो 2 लाख सिस्टम माइनिंग कर रहे हैं जी। अगर मान लीजिए किसी टाइम में 5 लाख सिस्टम हो जाएं, कुछ और लोग माइनिंग में लग जाते हैं, तो क्या जो बिटकॉइन हम डिस्कस करते हैं कि लास्ट बिटकॉइन जो है 2140 में आएगा जी, तो क्या वो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी? तो यहाँ मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, मेरे दर्शकों को भी, आपको भी, कि यहाँ एक और टर्म होती है, उसको हम बोलते हैं डिफिकल्टी। ओके। तो जब नया ब्लॉक अनाउंस होता है, जैसे एक ब्लॉक ये आपका वैलिडेट हुआ, ब्लॉकचेन में जाके जुड़ गया, फिर एक नया ब्लॉक अनाउंसमेंट होता है बिटकॉइन सिस्टम पे, तो सारे लोग जो है फिर नए सिरे से अपने अपने ब्लॉक पे ट्रांजैक्शन लिखने में लग जाते हैं। अब मान लीजिए 2 लाख सिस्टम की बजाय 5 लाख सिस्टम आ गए, तो अब इसमें जो है ब्लॉक अनाउंसमेंट के साथ साथ एक डिफिकल्टी भी अनाउंस होती है जी। तो
जब ये डिफिकल्टी अनाउंस होती है, अगर मान लीजिए माइनस ज़्यादा हो जाते हैं तो ये डिफिकल्टी को बड़ा कर दिया जाता है। हाँ जी। मतलब वो बड़ा अपने आप हो जाती है। ये सारा ऑटोमेटेड सिस्टम है, इसमें किसी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सिस्टम ने अपने आप काम करना है, वो डिफिकल्टी को बड़ा कर देगा, डिफिकल्टी को और हार्ड कर देगा जी। तो फिर आपको जो हेडर ढूंढने के लिए जो एनर्जी लगानी है वो और ज़्यादा जोर से लगानी पड़ेगी, और ज़्यादा स्ट्रेंथ से लगानी पड़ेगी। तो जो अब हमने आपको एक याद होगा हाल्विंग टर्म डिस्कस किया था पिछले एपिसोड्स में, तो अगर आपने नहीं देखे तो उसको जरूर देख लें, क्योंकि ये आपको वो फिर समझने में यहाँ भी आपको हेल्प करेगा जी। तो उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि टोटल बिटकॉइन है वो 2 करोड़ 10 लाख होने हैं। 1 करोड़ 88 लाख जो है माइन हो चुके हैं, 22 लाख अभी और होने हैं। लेकिन अब वो 22 लाख माइन होने में 120 साल और लगेंगे। क्यों लगेंगे? क्योंकि जो 10 मिनट में जो बिटकॉइन माइन हो रहे हैं वो हाफ होते जा रहे हैं। 50 हुए, 25 हुए, 12.5 हुए, 6.25 हुए, फिर ये आगे 3.2 समथिंग हो जाएंगे 2028 में। तो ये जो सिस्टम है, अगर मान लीजिए हम ये सोचें कि अगर 2 लाख की बजाय 5 लाख सिस्टम आ जाएंगे तो ये जल्दी से माइन करने लग जाएंगे, ये नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अब वो सिस्टम, जो सॉफ्टवेयर सिस्टम जो बना हुआ है वो डिफिकल्टी को ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर देगा, और जैसे ही डिफिकल्टी इंक्रीज हो जाएगी तो हेडर ढूंढने में और ज़्यादा इनको स्ट्रेंथ लगानी पड़ेगी। तो ये एक जो सिस्टम है बहुत ही सोच समझ के बिटकॉइन का जो सिस्टम है और बहुत ही प्लानिंग के साथ बनाया गया है जी। अब इसमें जैसे ही डिफिकल्टी बढ़ जाएगी तो इसको माइन करने में और ज़्यादा स्ट्रेंथ लगेगी जी। तो ये एक सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम है, ये अपने आप अपने को बैलेंस करता है। तो ऑल एंड ऑल हर 10 मिनट में ही एक ब्लॉक पूरा होगा जी जी। तो अगर हम ये बड़े कॉन्फिडेंस से कहते हैं कि आज से 120 साल बाद लास्ट बिटकॉइन माइन होगा जी, तो उसका कारण ये है जी, डिफिकल्टी है कि अगर ज़्यादा लोग सिस्टम में आ जाएंगे तो उसको और डिफिकल्ट कर दिया जाएगा जी। तो सिस्टम जो है वो जो है माइनिंग में मुश्किल हो जाएगी जी। इट मीन्स इस पूरे सिस्टम में जितने लोग आते जाएंगे जी, जितने लोग इसमें जुड़ते जाएंगे जी जी, उतना ये प्रोसेस मुश्किल होता जाएगा और उतना समय लगेगा। देखिए अब डिफिकल्टी भी बैलेंस बनाएगी, डिफिकल्टी बढ़ेगी जी, क्योंकि माइनस बढ़ गए तो डिफिकल्टी बढ़ेगी, डिफिकल्टी बढ़ेगी तो जो लोग माइन कर रहे हैं उनके लिए प्रॉफिट कम हो जाएंगे, तो कुछ माइनर्स उसमें से बैकआउट कर जाएंगे। हाँ जी। अब मान लीजिए माइनर्स कम है तो डिफिकल्टी कम हो जाएगी, तो उसमें फिर नए माइनर्स एंटर कर जाएंगे। तो इस तरह ये एक पूरा सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम बनाया गया है जी। तो ये एक कारीगरी से, इतना समझदारी के साथ जो है सातोशी नाकामोटो ने इसको ड्राफ्ट किया है कि इसकी जो कारीगरी है, इसका जो सिस्टम है, इसका जो सॉफ्टवेयर है वो अपने आप में एक मिसाल है जी। तो हमने जाना कि किस प्रकार से बिटकॉइन अपने टेक्निकल एस्पेक्ट के साथ काम करती है और क्या क्या वो तरीके हैं, क्या क्या प्रोसेस हैं, कितने दिनों बाद लास्ट कॉइन माइन होगा और कितने लोग और किस तरीके से लगे हुए हैं इस पूरे सिस्टम में, इस टेक्निकल सिस्टम में, और कैसे ये खत्म नहीं होगा, ये समझना बहुत जरूरी है जी। और आपने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बोला कि जो व्यक्ति अगर ये सवाल करता है कि ये बिटकॉइन पे मैं विश्वास कैसे करूं, ये एक समय के साथ खत्म हो जाएगा या फिर ये रिटर्न्स नहीं देंगे, तो उनके लिए 2 सवाल जो सर आपने आपको बताएं कि आप हमें बता दो कैसे ये खत्म होगा। इन पूरे मुद्दे पे, इन पूरे चीजों पे हमने आज डिस्कस किया और आपको बताया कि आप किस प्रकार से इन चीजों को टैकल कर सकते हैं। और इसी के साथ आज जो हमने जाना है, मुझे उम्मीद है कि आप दर्शकों को ये काफी सहूलियत होगी इस पूरे सिस्टम को जानने में। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों के साथ, आज आपने बिटकॉइन को डिस्कस किया, इसके टेक्निकल एस्पेक्ट को डिस्कस किया। आप हमारे साथ बने रहें, ये पूरा वीडियो देखते रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप इसी प्रकार से लगातार हमारे वीडियोज के साथ बने रहना चाहते हैं तो आपको एक छोटा सा कार्य करना होगा। इस वीडियो इस हमारे YouTube चैनल को वीडियो के माध्यम से सब्सक्राइब करना होगा और इसके बेल आइकन को दबाकर ऑल वीडियोस पे आपको क्लिक कर लेना होगा। इसी के साथ आपको लगातार हमारे अपडेट्स मिलते रहेंगे, आप लगातार हमारे हर वीडियोस के साथ जुड़े रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए विषय पर, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।